नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 3 देखेंगे। पहले के वीडियो में पहला और दूसरा अध्याय कंप्लीट हो चुका है और यह वीडियो राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए उपयोगी है। अध्याय 3 आरंभिक नगर। हड़प्पा आधुनिक पाकिस्तान। जो सिंधु घाटी का प्रथम स्थल था उसका क्या नाम था? हड़प्पा। और वह अभी वर्तमान में कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। महास्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। यानी महास्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। यानी कालीबंगा और लोथल, ये क्या है? लोथल से अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में विशाल भंडार घर मिले हैं। यानी भंडार घर क्या होते हैं? तो सामान रखने के लिए बड़े बड़े इसमें भंडार गृह भी मिले हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कालीबंगा राजस्थान, सुतकाको है, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में। चहुंदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। धोलावीरा गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात। और राखीगढ़ी हरियाणा। अभी जो रीट का पेपर रद्द हुआ है उसमें यही वाला, इसी में से एक प्रश्न उठाया गया था। उसमें क्या क्या पूछा हुआ था? एक तो मोहनजोदड़ो, एक शायद धोलावीरा, ऐसे 3-4 स्थल पूछे हुए थे। 3 तो पाकिस्तान में थे, एक भारत में। तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और मैंने बिल्कुल एकदम वन लाइनर निकालने की कोशिश की है ताकि आपको दोबारा वो बुक खोलने की जरूरत न पड़े। हड़प्पा नगरों से पत्थर, शंख, तांबे, सोना चांदी जैसी वस्तुओं से बनी चीजें मिली है। यानी पत्थर के भी मिले हैं, शंख, तांबे, सोना, चांदी, लेकिन लोहे की वस्तु कहीं से भी नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली? क्योंकि हड़प्पा वासी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लोहे से परिचित नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी हड़प्पा जो सभ्यता से जो बर्तन मिले हैं वो कैसे रंग के हैं? काले रंग के बर्तन हैं। 7000 साल पहले मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में कपास की खेती होती थी। यानी मेहरगढ़ पाकिस्तान में 7000 साल पहले किसकी खेती होती थी? कपास की खेती होती थी। अब मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष मिले हैं। ये अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। यानी मोहनजोदड़ो में एक कपड़े का टुकड़ा मिला है। तो वो कहाँ से मिला है? एक चांदी का कोई फूलदान है तो उसके ढक्कन पे थोड़ा सा लगा हुआ है और तांबे के जो अन्य वस्तुएं हैं उनमें भी यह चिपका हुआ मिला है। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। यानी सूत काटने के लिए जो तकलियां होती है वो भी मिली है। तो इसका मतलब ये सूत काटने की कला से परिचित है। जो सूत काटा जाएगा तो कपड़े भी बना जाएगा। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। यानी जो हड़प्पा वासी थे वो तांबा कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से। पश्चिम एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। यानी कहाँ कहाँ से आता था तांबा? एक तो राजस्थान से, एक पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी आता था। टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था।
टिन धातु मिला, तांबा में जब टिन धातु मिलाया जाता है तो किसका निर्माण होता है? कांस्य का। तो टिन कहां से आता था? ईरान और अफगानिस्तान से आता था। सोने का आयात कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर का आयात कहां से होता था? गुजरात से, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी बहुमूल्य पत्थर कहां कहां से आते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। और सोने का निर्माण का आयात कहां से होता था? कर्नाटक से। हड़प्पा काल में हल प्राय लकड़ी के बने होते थे। हल क्या होते हैं? जो खेत जोतने का एक उपकरण होता है, तो वह किसके बने होते थे? लकड़ी के बने होते थे। क्योंकि कहीं से भी ये हल जो उपकरण है वो नहीं मिला है। खिलौने के आकार का हल बनावाली हिसार हरियाणा से मिला है। सिर्फ एक खिलौना आकृति मिली है हल की, और वो भी कहाँ मिली है? बनावाली हिसार हरियाणा से मिला है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात। हड़प्पा के सभ्यता के कई नगर दो भागों में बंटे थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर है जिसमें दो भाग होते थे, एक तो पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। लेकिन धोलावीरा एकमात्र नगर 3 भागों में बंटा हुआ था। तो यह इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि हड़प्पा का कौन सा स्थल 3 भागों में बंटा था? धोलावीरा। और बाकी सब कितने में थे? 2 भागों में। धोलावीरा में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों से खुदा एक सूचना पट भी मिला है। सूचना पट कैसे? ऐसे तो नेम प्लेट नहीं होती क्या, एक वो भी मिली है। कहां से मिली है? धोलावीरा से मिली है। धोलावीरा में एक खुला मैदान स्टेडियम भी मिला है। लोथल गुजरात। भोगुआ नदी जो साबरमती की एक उपनदी है के किनारे स्थित है। अब लोथल कहाँ है? गुजरात में। और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? भोगुआ नदी जो साबरमती नदी की एक उपनदी है उसके किनारे स्थित है। लोथल पत्थरों, शंकु और धातुओं से बनी चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी लोथल में क्या क्या चीजें मिलती थी? शंकु और धातु से बनी महत्वपूर्ण चीजों का ये केंद्र था। लोथल में भंडार गृह भी मिला है जिसमें मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी। अब मोहरबंदी क्या होती है? जो गिल्ली मिट्टी होती है उसको दबा दिया जाता है। तो दबाने से हम किसी चीज से दबाएंगे तो उसकी छाप उसके ऊपर अंकित हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं? मोहरबंदी कहा जाता है। लोथल गुजरात में बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं। लोथल में मनके बनाने का कार्य किया जाता था। एक तो लोथल, एक चहुंदड़ो, इन दोनों में क्या मिला है? मनके बनाने का कारखाना मिला है। अब महत्वपूर्ण तिथियां। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। यानी मेहरगढ़ में कपास की खेती कितने साल पहले होती थी? 7000 साल पहले होती थी। नहरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ था। यानी नहर बनाने का जो कार्य था, नदियां क्या होती है? प्राकृतिक होती है। यानी समुद्र कहां से? जैसे पहाड़ों से निकली जो बहाव होता है वो क्या होती है? नदियां। और उनसे हम जो मानव निर्मित निकालते हैं वो क्या होती है? नहर होती है। तो नहरों का आरंभ लगभग कितने साल पहले हुआ था? 4700 साल पहले प्रारंभ हुआ था। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुई थी। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दोगे कि हड़प्पा का कौन सा ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो पास में घंटी है उसको भी दबाएं। और वीडियो में अगर कुछ कमी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी।
अब प्रश्न उत्तर, तांबा कहाँ से था? राजस्थान से। सोना कर्नाटक से। टीन कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से होता था? गुजरात से। अब नेक्स्ट अध्याय है अध्याय 4, क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। अब ये जो चैप्टर है वो किस किस चीज के बारे में है? किताबें और कब्रों के बारे में। वेद 4 है, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। यानी ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा सूक्त है। कितने सूक्त है? 1000 से ज्यादा। ऋग्वेद के 3 महत्वपूर्ण देवता कौन कौन से हैं? अग्नि, इंद्र, सोम। अब अग्नि किसका देवता है? आग का देवता। इंद्र को किसका देवता माना जाता है? युद्ध का देवता। और सोम क्या है? सोम एक पौधा है जिससे एक खास तरह का पेय बनाया जाता था। यानी अग्नि किसका देवता हो गए? आग का। इंद्र किसका देवता है? युद्ध का। और सोम क्या है? एक पौधे का नाम है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। यानी ऋग्वेद की भाषा क्या है? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। अब ऋग्वेद में एक वार्तालाप दिया गया है। किसका दिया है? विश्वामित्र नामक ऋषि और 2 देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों का। यानी विश्वामित्र किससे बात कर रहे हैं? नदियों से बात कर रहे हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? व्यास और सतलज के बीच एक संवाद सूत्र वार्तालाप के रूप में ऋग्वेद में है। यानी जो एक ऋषि है वो देवियों के रूप में जो नदियां हैं व्यास और सतलज, तो उनके बीच में एक संवाद हुआ था वार्तालाप के रूप में। तो उसका वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में मिलता है। नदियां, अभी भी नदियों को हम क्या करते हैं? पवित्र मानते हैं और नदियों की पूजा करते हैं। ऋग्वेद की एक पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई कश्मीर से मिली थी। यानी जो इसकी मूल पांडुलिपि है वो किस वृक्ष की छाल पर थी? भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई थी। और कहाँ से मिली है? कश्मीर से मिली है। और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह कहाँ सुरक्षित है? पुणे महाराष्ट्र में। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। अब गंगा नदी आधुनिक काल में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है और पूजनीय भी है, लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदियों का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी उल्लेख है। जो वर्तमान में अपनी सिंधु नदी उधर कश्मीर से पाकिस्तान में जाती है, और सरस्वती नदी जो अभी धरती के अंदर से बहती है, जिसको जो घग्गर कहीं जहां से अब घग्गर निकलती है, तो उसका भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं। यानी कौन कौन से जन पहले क्या थे? विष, जन, और फिर बाद में क्या बने थे? महाजनपद। तो उस समय जन थे, उनका उल्लेख किया गया। एक तो पुरुजन का उल्लेख मिलता है, एक किसका मिलता है? भरत जन, यदुजन का, यदुजन या विष का उल्लेख मिलता है। यानी ऋग्वेद में किन किन जनों का उल्लेख आया है? पुरु, भरत, विष, यदु, इनका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की। अब खामोश प्रहरी ये किसके लिए कहा गया है? जो मरने के बाद कब्र में दफना दिए जाते हैं, अब उनके बारे में वर्णन किया गया है। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी।
यानी पत्थर की कब्र बनाने की प्रथा कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले। और यह प्रथा दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। और यह प्रथा कहाँ कहाँ थी? दक्कन में, दक्षिणी भारत और उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। महापाषाण कब्रों में मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। यानी महापाषाण काल में क्या थे? मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन भी दफनाए जाते थे। उनकी ये मान्यता थी कि मरने के बाद उन्हें आगे भी तो ये चीजें जरूरत पड़ेगी, तो वो उनकी इसलिए उनको साथ में दफनाते थे। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, सोने के गहने दफनाए जाते थे। यानी महापाषाण काल में और क्या 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 करते थे? लोहे के औजार भी, हथियार, घोड़ों के कंकाल, ये भी साथ में उनके दफनाते थे। अब ब्रह्मगिरी कर्नाटक में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके मिले हैं। मनके क्या होते हैं? यानी मोती मिले हैं और शंख प्राप्त हुए हैं। यानी एक कब्र है, उसमें 33 सोने के मनके और शंख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुई है ये कब्र? ब्रह्मगिरी कर्नाटक से प्राप्त हुई है। इनाम गांव महाराष्ट्र। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के किनारे पर एक जगह है। यानी जो इनाम बाग है वो किस नदी के किनारे है? घोड़ नदी के किनारे। और घोड़ नदी किसकी सहायक नदी है? भीमा नदी की सहायक नदी है। इनाम गांव में 3600 साल पहले लोग रहते थे। यानी जो इनाम गांव है उसमें 3600 साल पहले क्या करते थे? लोग रहने लग गए थे। अब इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। यानी जो इनाम गांव है वहां एक बड़ा सा कमरा मिला है, एक घर है, उसमें 5 बड़े बड़े कमरे हैं और उसके अंदर आंगन में एक व्यक्ति को मिट्टी के बड़े से संदूक में दफनाया गया है। तो इसका मतलब या तो वो कोई राजा होगा वहां या कोई प्रमुख व्यक्ति था, तभी उसको या तो समाधि दी है या उसकी भी कोई पूजा स्थल बनाया होगा। चिकित्सा शास्त्र। चरक संहिता चरक वैद्य की किताब है। चरक संहिता किसकी है? चरक वैद्य की किताब है। चरक संहिता में चरक ने मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां बताई थी। कितनी हड्डियां बताई थी? 360। परंतु आधुनिक शरीर रचना विज्ञान के अनुसार हड्डियां कितनी है? मात्र 206 हड्डियां है। और चरक ने कितनी बताई थी? 360। तो कितनी ज्यादा बता दी थी? 100 ज्यादा बता दी थी। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण चीन में मिले हैं। यानी कागज का आविष्कार भी कहाँ हुआ था? चीन में। और लेखन कला का सबसे पुराना उदाहरण कहाँ से मिलता है? चीन से। और आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है? और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।